Hello friends, welcome to Dhara Institute. Learn better to be better. If you are new to my channel, please like my channel, share my channel, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon for regular update. Previously हम लोग ने मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट देख लिया था FW टेलर का. आज हम लोग करेंगे हेनरी फ्योल, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट. अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे तो प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल ने दिया वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा एप्लीकेबल है रेदर देन एनी अदर प्रिंसिपल जो कोई भी और साइंटिस्ट ने दिया है या फिर कोई भी और प्रोफेशन ने दिया है या कोई भी और इंसान ने दिया है, कोई भी और थियोरी दिया गया है. उससे ज़्यादा हेनरी फ्योल का थियोरी ज़्यादा वर्क करता है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इन्होंने जो प्रिंसिपल लेआउट किया वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स है एंड मोस्टली क्वेश्चन इनके ही प्रिंसिपल्स से आते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करना ही होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड दैट टू अच्छे से. IMP टॉपिक है ये. So let's start. Before starting, we should know some history about Henry Fayol. Henry Fayol 1841 से 1925 तक he was alive. Got degree in mining engineering and joined French mining company in 1860s. As the engineer, he rose the position of managing director in 1988. He did his engineering. He was in a position of managing director. When the company was on the verge of bankruptcy, जब कंपनी एक ऐसे सिचुएशन में था जब वो क्लोज होने वाला था, he accepted the challenge and by using rich and broad administrative experience, he turned the fortune of the company. उसने अपने जो हाई थॉट प्रोसेस है उसके वे से, उसके एबिलिटी के वे से एक बहुत अच्छा रिच एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक अप्लाई किया कंपनी का, जो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट रहा. वो बैंकरप्सी से बच गया. For his contribution, he is well known as father of general management. ये पूरा हिस्ट्री में द ओनली थिंग जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने का है, वो ये है कि कौन सा ऐसा इंसान है जिसको अपन फादर ऑफ जनरल मैनेजर बुलाते हैं. वो और कोई नहीं, वो हेनरी फ्योल है. बाद बाकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके नोइंग पर्पस के लिए था कि आप जानो कि हेनरी फ्योल कौन थे. द ओनली थिंग जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि ही वॉज नोन एज अ फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट. द रीज़न बिहाइंड इज कि वो एक कंपनी में था जो बैंकरप्ट होने वाला था, बट उसने अपनी हायर एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक से उसे बचा लिया. लेट्स गो फर्दर. तो इनके प्रिंसिपल्स क्या थे? द वेरी फर्स्ट वाज डिवीजन ऑफ वर्क. अगर आप ये टर्म सुनोगे डिवीजन ऑफ वर्क तो इसका जनरल मीनिंग क्या होता है? काम को बांटो. आप जितना काम को बांटोगे, जितने छोटे छोटे यूनिट्स आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो काम और ज़्यादा परफेक्शन से होगा और ज़्यादा जल्दी होगा. अगर एक ही जन पे सारा का सारा वर्कलोड आप दे दोगे तो वो काम एक तो अच्छे से भी परफॉर्म नहीं होगा एंड सेकेंडली टाइम पे भी परफॉर्म नहीं होगा. तो द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ही अडॉप्टेड वाज डिवीजन ऑफ वर्क. Work is divided in small tasks, jobs, and every work is done by trained specialists, which leads to great efficiency. Specialization increase productivity and reduce unnecessary wastage and
मूवमेंट। तो अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट ही सेड कि काम को छोटे छोटे हिस्से में बांट लो और काम को स्पेशलाइज्ड वर्कर्स से करवाओ या स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय से कराओ। इससे क्या होगा, एक तो टाइम भी बचेगा, सेकंड प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा, एंड थर्ड जो अननेसेसरी वेस्टेज है या अननेसेसरी मूवमेंट है वो होने से बच जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक जब हम लोग ने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था तब ये टर्म को बहुत अच्छे से समझ लिया। ऑथोरिटी का मतलब है पावर, पावर टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि आपको एक काम दिया गया, आपको वो परफॉर्म करना है, ठीक है। सो ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन ऑन टाइम। तो यहाँ पर द टर्म जो इन लोग ने यूज़ किया है ऑथोरिटी के लिए वो है पावर। पावर किस चीज़ के लिए, पावर डिसीजन बनाने के लिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या बोला गया है वर्ड, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या चीज़ का ऑब्लिगेशन, जो भी उनको काम दिया गया है, जो भी उनको काम असाइन हुआ है वो टाइम पे वो कंप्लीट करें। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। ऑब्वियसली अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया एंड यू डोंट परफॉर्म इट तो वो ऑथोरिटी वेस्ट हो गया, वो काम भी हैम्पर हो गया। तो इन लोग को हैंड टू हैंड जाना चाहिए। आपको अगर कोई काम दिया गया है तो आपको वो काम टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए। एंड बॉस को ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट एम्प्लॉय को काम दे, टाइम टू टाइम जॉब देते रहना चाहिए। एम्प्लॉय आइडल बैठे, इससे अच्छा उन्हें काम दे के बिजी कर रखना चाहिए। बिजी इन द सेंस लाइक अननेसेसरी बिजी नहीं, पानी लाओ ये लाओ, बट उनको टाइम टू टाइम काम देना चाहिए। इनसे क्या होगा, इफिशिएंसी इंक्रीज होगा कंपनी का। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज। अब लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल, प्रिंसिपल, टीचर एंड ट्रस्टी वाला, जो हमारा फेवरेट एग्जाम्पल चल के आया है अभी तक। तो ये ट्रस्टी है, ये प्रिंसिपल है, ये टीचर्स है। सो लेट्स नेम देम। ए जो हमारे ट्रस्टी है, बी हमारे प्रिंसिपल है एंड सी हमारे टीचर्स हैं। देखो सबके पास एक स्टेटस होल्ड करते हैं, सबके सब। अब अगर बी सी को कोई जॉब साइन करेगा तो दैट मीन्स इसको कुछ पर्टिकुलर ऑथोरिटी भी हमें देना होगा, पावर देना होगा कि वो काम कंप्लीट कर सके, वो कुछ डिसीजन अपने से ले सके। क्योंकि अगर हर चीज़ इससे पूछ के लेगा तो वो तो वर्कर कहलाएगा। जैसे वर्कर्स को क्या होता है, अपना ब्रेन यूज़ करने का राइट्स नहीं है, उनको जो काम बोला गया है वही काम हम लोग उनको करना है। बट जब बी सी को कोई भी काम असाइन करता है तो उसके साथ साथ बी थोड़ा सा ऑथोरिटी सी को दे देता है कि आप पर्टिकुलर डिसीजन खुद ले सकते हो। यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी without authority make an executive less interested in discharging his duty. Okay? तो अगर इस बी जब इसको काम देगा तो उसके साथ बी थोड़ा सा अपना ऑथोरिटी भी सी को दे रहा है कि तुम थोड़े से डिसीजन खुद करो, तो जो भी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो। सिमिलरली गिविंग ऑथोरिटी without assigning responsibility make him arrogant and there is a fear of misuse of power. अब देखो अगर A for example, let's take another example. हम लोग एक स्कूल में हैं एंड हम लोग ने एक ग्रुप फॉर्म किया ABCD, हमने एक ग्रुप फॉर्म किया है। इसमें ए को हम लोग ने टीम लीडर्स कंसीडर किया है कि ये ए हमारा टीम लीडर है। जब टीचर
कोई भी काम ये ग्रुप को देता है, दैट मीन्स जब कोई भी काम ए को बताया गया कि आपको ये ग्रुप से करवाना है, तो उनको वो चीज़ ए को क्या करना होगा, काम को बांटना होगा अमॉन्ग दिस 3। पर अगर ए अकेला करता है एंड सब चीज़ का क्रेडिट ले लेता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मिस यूज़ ऑफ पावर, बिकॉज उसके पास पावर था कि वो एक टीम को अच्छे से लीडरशिप का क्वालिटी अच्छे से निभाए, बट ही डिडंट यूज़ दैट पावर। व्हाट ही डिड, उसने वाहवाही लूटने के लिए सारा काम खुद कर लिया। इससे क्या हुआ, मिस यूज़ ऑफ पावर हुआ। समटाइम माइट ए गेट करेक्ट, पर समटाइम क्या होगा, चीज़ें खराब हो जाएगी एंड टास्क टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। तो वो किसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, कंपनी के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई ग्रुप को जॉब असाइन होता है, ग्रुप में वो काम छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है कि टाइम करेक्टली और अच्छे से टाइम पे कंप्लीट किया जाए। आई थिंक ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्लियर है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ डिसिप्लिन। आई थिंक डिसिप्लिन का मतलब सबको पता है, स्कूल में कॉलेज में बहुत बार ये वर्ड हम लोग ने सुना है, प्लीज़ डिसिप्लिन में रहो काइंड ऑफ वर्ड। सो लेट्स सी इसमें क्या लिखा हुआ है। इट इज द obedience to the organizational rules by the subordinate. Discipline require good supervisory at all level, clear and fair agreements and judicious applications of penalty. What over here he wants to say for all, कि अगर किसी एक ने गलती किया है उसके लिए जो पेनल्टी है, अगर दूसरा भी अगर वो गलती करे सेम पेनल्टी उसके लिए हो, कोई बाइफर्गेशन नहीं हो। सेकेंड थिंग क्या बोले, जो कंपनी ने रूल्स बनाया है वो रूल्स सब के सब फॉलो करे। और इसको कौन देखेगा, सारे के सारे सब लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, टॉप मिडिल लोअर जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो चेक करेगा कि कंपनी में एक डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है या नहीं। कोई पर्टिकुलर मैनेजर का काम नहीं है कि डिसिप्लिन चेक करे, ये हर लेवल पे मैनेजर का काम होता है कि वो चेक करे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो डिसिप्लिन में है या नहीं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप मॉर्निंग ऑफिस नाइट पैंट में चले जाओ या स्कूल नाइट पैंट में चले जाओ या कॉलेज नाइट, तो ये क्या डिसिप्लिन हुआ, नहीं। तो आपको कौन टोकेंगे, टीचर्स टोकेंगे अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो। अगर आप ऑफिस में काम करें तो आपके बॉस, ये जो आपके हायर अथॉरिटी होंगे जिनके अंडर आप काम कर रहे हो, वो टोकेंगे आपको। तो हर लेवल पे मैनेजर का काम होता है कि एक चेक रखे लोगों में, एम्प्लॉयज़ में, कि वो डिसिप्लिन में है या नहीं। द नेक्स्ट वर्ड इज यूनिटी ऑफ कमांड। It implies that every worker should receive order and instruction from one superior only. Otherwise, it will create confusion, conflict, disturbance and overlapping of activities. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अगर जो एक सुपीरियर है उसको एक ही से ऑर्डर मिलना चाहिए। I mean over here कि जैसे अगर एक इंसान है जो काम कर रहा है, उसे एक सुपीरियर से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। दो सुपीरियर से अगर उनको ऑर्डर मिलेगा तो उसके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा एंड दोनों टास्क फ्लॉप हो जाएगा, वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो दिस इज अ किड जिसका नाम है पप्पू। पप्पू क्या करता है, वो बहुत एनर्जेटिक है, रणवीर सिंह के जैसे। वो हर एक्टिविटी में परफॉर्म करना चाहता है, तो वो दो एक्टिविटी में पार्ट लिया एंड दोनों डांस के लिए, एक क्लासिकल डांस है और एक बॉलीवुड डांस है। और जो क्लासिकल डांस सिखा रहे हैं वो ए है एंड जो बॉलीवुड डांस सिखा रहे हैं वो बी है। दोनों ने एक ही टाइम दिया है प्रैक्टिस का, दैट इज 5:30। अब
बेटा पप्पू कहाँ जाए, क्लासिकल में जाए या फिर बॉलीवुड में जाए। ही इज कंफ्यूज्ड एंड वो एट द एंड कहीं पर भी टाइम पे पहुंचा नहीं एंड कुछ भी प्रॉपरली सीखा नहीं, क्योंकि वो एक ही टाइम पे दोनों जगह अवेलेबल नहीं हो सकता था। तो ना ही वो अच्छे से क्लासिकल सीख पाया, ना ही वो अच्छे से बॉलीवुड सीख पाया। सेम चीज़ यहाँ बोलने की कोशिश की जा रही है कि जब हमें ऑर्डर मिल रहा हो या फिर जब हमें इंस्ट्रक्शन मिल रहा हो, वो हमें एक ही सुपीरियर से मिलना चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्टर्बेंस एंड ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। या तो ओवरबर्डन हो जाएगा उस पर काम, दोनों काम ही प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होगा। आई थिंक यूनिटी ऑफ कमांड आपके लिए क्लियर है। लेट्स कम टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Each group of activity having the same objective must have one head and one plan. This ensure the unity of action and coordination. बहुत सिंपल चीज़ है ये, इसमें इतना सोच विचार करने का ज़रूरत नहीं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है, जैसे प्लानिंग हो रही होती है, परचेजिंग हो रही होती है, सेल हो रही होती है, प्रोडक्शन हो रही होती है, मार्केटिंग के लिए हो रही होती है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, अलग अलग एक्टिविटी हो रहा है, पर गोल क्या है? हायर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करके देना, हायर सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि चाहे कितना भी ग्रुप हो और चाहे कितना भी एक्टिविटी हो, वन हेड एंड वन प्लान होना चाहिए। एक सिंगल प्लान के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। सारा एक्टिविटी अलग अलग प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, वरना कभी भी हम लोग टारगेट को अचीव नहीं करेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। देखो कॉम्पिटिशन्स होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन होता है और एवरीवन वांट कि मैं हायर पोस्ट पे हूँ, पर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फेयॉल व्हाट ही इज सेइंग कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रायोरिटी है वो सबसे हायर होना चाहिए रेदर देन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ का प्रायोरिटी। जो एम्प्लॉय वर्थ इट है काम करने के, उससे वो जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को वो अपना गोल अचीव करने में, टास्क को बेटर वे में करने में हेल्प करेगा। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, पैसा जो उन्हें हर महीने के एंड में मिलता है वो। ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर। फेयर का मतलब क्या होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक फेयर अमाउंट होना चाहिए जितना उनका बनता है। तो बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के टर्म्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। द wage should encourage the worker to work more and better. अगर कम पैसा दोगे तो काम कैसे करेंगे? अगर आपको ज़्यादा ऑफर होगा मनी, तो आप और अच्छे तरीके से काम करोगे कि आपको और ज़्यादा सैलरी इंक्रीज हो। तो यहाँ पर रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय में ये बोला गया, फर्स्ट थिंग फेयर होना चाहिए, सेकेंड थिंग इतना होना चाहिए कि वो वर्कर को इनकरेज करे कि वो काम और बेटर वे में करे। The next one is centralization and decentralization. Centralization means centralization of decisions making authority in few hands at the top level. Decentralization means evenly distribution of power at every level of management. Both should be balanced as no organization can be completely centralized or decentralized. पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड देन जो मैंने रीड किया है वो एक्सप्लेन करूँगी। हमारा पुराना एग्जाम्पल, ए हमारा ट्रस्टी है स्कूल का, बी हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है एंड सी हमारे स्कूल के टीचर्स हैं।
ए ने बी को पावर दिया है कि स्कूल के जो भी मेजर डिसीजन है वो बी लेगा। तो बी के पास सेंट्रलाइज पावर है कि सिर्फ वो डिसीजन लेंगे। बी ने क्या किया, बी ने अपना पावर का इस्तेमाल करके सारे टीचर्स को ये बोला कि आप ये चेक करोगे कि स्टूडेंट डिसिप्लिन में रहे, कोई भी मिसबिहेवियर होना नहीं चाहिए स्कूल में। तो व्हाट सी डिड, सी ने अपना पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टीचर्स को कि आप चेक करोगे कि स्कूल में जो स्टूडेंट्स है वो अच्छे से रहे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे, वो डिसिप्लिन में रहे। सारा पावर नहीं दिया उसने सी को, उसने अपना पार्ट दिया पावर क्या कि आप भी अगर कोई स्टूडेंट गलती करते हो आप भी पनिश कर सकते हो वो स्टूडेंट को। तो ये क्या हुआ, ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, ठीक है। और जो ए ने दिया कि सिर्फ आपके पास ही पावर है कि स्कूल के जो मेजर डिसीजन है वो आप ले सकते हो, वो सेंट्रलाइजेशन हुआ। यहाँ पर क्या बोला गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी या सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी, दैट मीन सिंगल पावर, सिंगल हैंड में जो पावर हो, हिटलर उसके हाथ में ही सिर्फ पावर था, सेंट्रलाइजेशन हुआ। डेमोक्रेसी, इंडिया, बहुत सारे लोगों के हाथ में छोटा पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना काम कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन। तो कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, दोनों का मिक्स होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि बोथ should be balanced as no organization be completely centralized or decentralized. I hope आपको ये टॉपिक क्लियर है। Let's come to the next one. Scalar chain. चेन समझ में आता है, एक से एक कड़ी जुड़ी हुई रहती है। अगर एक भी कड़ी तोड़ोगे तो देयर विल बी अ गैप, कड़ी से कड़ी हम अपन को जोड़ के रखना होगा। स्केलर चेन भी वैसा ही है। देखिए क्या बोला गया है, द फॉर्मल लाइन ऑफ ऑथोरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम द हाइएस्ट टू द लोएस्ट रैंक इज नोन एज स्केलर चेन। व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज first position, second position, third position, fourth position, fifth position, sixth, seventh, eighth, ninth and the last 10. हाईएस्ट से लोएस्ट तक का जो रेंज है ना, उस चीज को मेंटेन करना होता है, उस वे पे ऑथोरिटी फॉलो करता है, उसी को स्केलर चेन बोलते हैं। एक और बार रीड करते हूँ। The formal line of authority, formal line मतलब this line, superior and subordinate, superior कौन हुआ, 1 2, 1 सबसे बड़ा है, then 2 3 4 5 6 7 8 9 and then 10. From highest to the lowest rank, highest से lowest तक का rank is known as scalar chain. This chain should not be violated but in emergency employee at same level can contact through gang plank by informing their immediate supervisor. अब ये क्या बोल रहा है कि जो 10 है ना वो डायरेक्टली 1 के पास जाके कंप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे ये प्रॉब्लम है, या फिर जो 10 है वो डायरेक्टली 5 के पास जाके ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे प्रॉब्लम है। इमीडिएट सुपीरियर जो होता है उससे कंप्लेन करना पड़ेगा उसको, या जो उनके लेवल पे जो होता है 10 के लेवल पे जो भी होगा उसको बताना होगा कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। चलिए फिर से एक बार ये चीज़ समझते हैं अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ए, बी और सी, हमारा वही पुराना एग्जाम्पल, ट्रस्टी, प्रिंसिपल एंड टीचर। सी डायरेक्टली ट्रस्टी के पास जाके ये नहीं बोलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है,
वो अपने इमीडिएट सुपीरियर जो होगा उससे, या फिर जो उसी के साथ जो उसी के लेवल पे काम कर रहे हैं उनको बोलना होगा उसको। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। मैंने अभी क्या बोला कि अगर सी को कोई भी प्रॉब्लम होता है, सी को अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो डायरेक्टली ट्रस्टी के पास जाके अपना प्रॉब्लम नहीं शेयर कर सकता, उसे अपने इमीडिएट सुपीरियर जो होगा दैट इज़ बी प्रिंसिपल को बताना होगा, या जो उनके साथ इक्वल पोस्ट पे होगा दूसरे टीचर है उसको उनको अपना प्रॉब्लम बताना होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। ऑर्डर, a place for everything and everyone, and everything and everyone should be in its designated place. People of material must be in suitable place at appropriate time for maximum efficiency. किस ऑर्डर में होना चाहिए? जो ज़्यादा इफिशिएंट है, जो ज़्यादा केपेबल है उसको हायर ऑर्डर में होना चाहिए, एंड जो कम केपेबल है उसको लोअर ऑर्डर में होना। जिसके पास स्किल्स ज़्यादा है, जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है, जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उस ऑर्डर को वो फर्स्ट में होना चाहिए, एंड देन जो कम स्किल्ड वाले हैं, जो कम नॉलेजेबल वाले हैं, वो होना चाहिए। अब देखो, अगर आप देखोगे जो मैनेजर्स होते हैं, जो MBA किए हुए होते हैं, वो ज़्यादा हायर पोस्ट पे होंगे, या जो वर्कर्स 10 पास होते हैं या फिर 12 पास होते हैं या कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं, वो हायर ऑर्डर में होंगे। ऑब्वियसली MBA 1, क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है कंपेयर टू द वर्कर्स 1। अच्छा, कौन ज़्यादा हायर पोस्ट पे होगा? द वन जो CA किया है और द वन जो MBA किया है। ऑब्वियसली द वन जो CA किया है, क्योंकि उसके पास हायर एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेज है कंपेयर टू MBA। आई होप आपको ऑर्डर क्लियर है। इक्विटी, the working environment of any organization should be free from all form of discrimination, religion, language, caste, sex, belief or basis, unit of command, unit of direction, nationality, and the principle of justice and fair play should be followed. No worker should be unduly favored or punished. ऑब्वियसली ये बहुत क्लियर था, आई डोंट थिंक सो मुझे इस पर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरत है। हमें हर एक इंसान को इक्वल ट्रीट करना होगा, नो मैटर वो किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, विथ सेक्स, दैट ओवर हियर मीन्स लाइक वो फीमेल है, मेल है, क्या उसका जेंडर है, ये सब चीज़ को छोड़ के हमें उसे अच्छे से और इक्वली ट्रीट करना होगा। ऐसा नहीं कर सकते टॉप मैनेजर की जो मिडिल लेवल मैनेजर है उससे प्यार से बात करेंगे एंड वर्कर्स को गाली देके या फिर अब्यूसिव लैंग्वेज में या फिर मार के बात करेंगे। नहीं, इक्वली ट्रीट करना होगा, उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट देना होगा। आई होप इक्विटी इज क्लियर टू यू। लेट्स कम टू द स्टेबिलिटी ऑफ personal stability of personnel. After being selected and appointed by rigorous procedure, the selected person should be kept at the post for a minimum period decided to show the result. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा मैंने अभी एक पर्टिकुलर पोस्ट में आपको अपॉइंट किया, 10 दिन के बाद मैं आपको हायर पोस्ट पे ट्रांसफ़र कर दूंगी। नहीं, पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसे उस पोस्ट पे वर्क करने देना चाहिए एंड उन्हें एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए कि उनका वहाँ पर स्किल डेवलप हो। वर्कर को एक काम आज सिखा दिया, नेक्स्ट टाइम उनको दूसरा काम में हमने शिफ्ट कर दिया, तो वर्कर क्या ये वाला काम कंप्लीट कर पाएगा अच्छे से? क्या ये वाला काम एक बार समझाने से वो सीख लेगा? नहीं, उसको वो थोड़ा टाइम तक उसे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना कि वो एक्सपीरियंस हो जाए। अपन छोटे बच्चों को ABCD लिखाते ना, बार बार लिखाते, पूरे साल वही घिसाते, क्यों?
क्योंकि वो चीज़ वो उनके माइंड में सेट हो जाए। देन उनको दूसरा क्लास 1 में कुछ और पढ़ाते हैं, क्लास 2 में पूरा साल एक ही टॉपिक समझाया जाता है, एक ही सब्जेक्ट को स्ट्रेच किया जाता है कि वो चीज़ उनके माइंड में क्लियर हो। ऐसा नहीं होता। आज बच्चों को ये सिखाया है कि साइंस में अगर आप टच करोगे हॉट वाटर को तो आप कॉज एंड इफेक्ट में आप अपना हाथ वापस पुश कर लोगे। नेक्स्ट डे हम लोग फोटोसिंथेसिस सिखा रहे हैं उनको, एंड थर्ड डे हम लोग पता नहीं ग्रेविटी का या मोशन का अलग ही थ्योरी सिखा रहे हैं। ऐसे नहीं, हर एक टॉपिक को, हर एक पोस्ट को एक पर्टिकुलर टाइम देना होगा, एंड देन ओनली हम लोग उनको शिफ्ट कर सकते हैं फॉर एनी अदर पोस्ट। द नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव। Workers should be encouraged to develop and carry out their plan for improvement. Initiative means taking the first step with self-motivation. It is thinking out and executing the plan. The two words you need to understand over here is initiative का यहाँ पर मतलब है self-motivation. एंड सेकेंडली आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करके प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? व्हाट फेयर डिड, उनका जो कंपनी है वो बैंकरप्ट हो गया था, तो वो क्या कर सकता है? हाथ में हाथ दे के बैठा रहता है एंड लाइक जॉब के लिए अप्लाई करता है, बट नो, ही डिडंट डिड दैट। वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस, मैं अपने कंपनी को इस बैंकरप्सी से निकाल के एक अच्छे पोजीशन पे ला सकता हूँ। तो ही सेल्फ मोटिवेटेड हिमसेल्फ एंड देन ही आउट ऑफ द बॉक्स उसने थिंक किया एंड उन्होंने उनका जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट किया। अगर इन बॉक्स प्लान क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कहा था, आई पर्सनली लाइक फेयोल का प्रिंसिपल जो है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है। साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या बोलता है? जैसा है वैसे ही चलते रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं आ सकता। पर फेयोल बोलता है आउट ऑफ द बॉक्स हो चुका, प्लानिंग है, आई गॉट इट, हम लोग ने कुछ रूल बनाया, आई गॉट इट। बट कभी कभी क्या होता है, जब घी सीधी अंगली से निकलता तो हमें टेढ़ी करना चाहिए। यहाँ पर जो टेढ़ी अंगली है दैट इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड देन एग्जीक्यूटिंग द प्लान। हम लोग शॉर्टकट्स अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए वो बोल रहा है कि हमेशा वो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम सेव करने के लिए अगर आपको उससे हायर प्रॉफिट हो रहा है तो आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करके भी प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्पिरिट द क्रॉप। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम वर्क। यहाँ पर इसमें आई डोंट थिंक सो कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। द ओनली थिंग मैनेजमेंट को जो प्रमोट करना है वो है टीम वर्क। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट बाय मैक्स वेबर। अकॉर्डिंग टू मी ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कंपेयर टू द अदर वन, तो ये आप अपने से भी गो थ्रू करोगे, वन टाइम गो थ्रू करोगे, दैट विल बी ओके फॉर यू। इससे बहुत रेयर क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट और इतना फेमस प्रिंसिपल ही डिडंट गिव। सो एक बार वन टाइम आप गो थ्रू कीजिएगा एंड देन अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वन टाइम, सिर्फ वन टाइम रीड कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं 33। प्लीज़ ये क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, एक बार गो थ्रू कीजिएगा। होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने मिडिल ऑफ द चैप्टर से ये सब क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं। सेकेंडली, अगर आपको नोट्स चाहिए, जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर वो नोट्स चाहिए तो मैंने लिंक में PDF आपको अटैच कर दिया है। प्लीज़ गो थ्रू दैट PDF। एंड अगर आपको लाइफ चाहिए, लाइक मेरा इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, दैट इज़ मैंने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया। मैं अब नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करने वाली हूँ
तो बिफोर स्टार्टिंग प्लानिंग अगर आपका कोई भी डाउट है एंड यू वांट लाइव कि आई शुड गो लाइव एंड आई शुड क्लियर योर डाउट, तो वो भी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा व्हाट यू ऑल गाइज वांट. थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ अगर हो सके तो मैक्सिमम शेयर कीजिए. थैंक यू.